नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा जिले के किसानों के लिए चलाई जा रही है कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना। 2.5 डिसमिल खेत में परवल लगाने के लिए 15 नर और 85 मादा पौधे लगाएं। मक्के से दाना निकालने में उपयोगी है कृषि उपकरण हैंडमेड सेलर। अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग तथा भूमि संरक्षण विभाग चतरा जिला द्वारा जिले के किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसानों के पास भूधारिता विवरण का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जो किसान पहले आवेदन दे चुके हैं उन्हें आवेदन देने की जरूरत नहीं है। आवेदन पत्र पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर स्वीकार किया जाएगा। पिछले दिनों KGVK के उपाध्यक्ष BK झवर ने ओरमांझी प्रखंड के कुच्चू, कुल्ही, कामता और जीरावार गांवों में चल रहे कृषि विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को घर के बेकार पानी के सदुपयोग के लिए किचन गार्डन लगाने, धान की श्रीविधि तकनीक से खेती करने के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित किस्म लगाने, बत्तख पालन, मुर्गी पालन और गौ पालन से जुड़ने के लिए कहा। किसान भाई सब्जी फसल परवल की खेती के लिए 2.5 डिसमिल जमीन में 100 पौधे लगाएं, जिसमें 15 पौधा नर तथा 85 पौधा मादा लगाएं। साथ ही कतारों के बीच 1 मीटर और पौधों के बीच भी 1 मीटर की दूरी रखें। राज्य के जो किसान सब्जी फसल परवल की खेती करना चाहते हैं वो 15 से 20 नवंबर तक बुआई का काम संपन्न कर दें। उपलब्ध जमीन के हिसाब से पौधों की संख्या, नर और मादा पौधों का अनुपात और उसे लगाने की विधि के बारे में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाइयों, परवल की अगर आप खेती करना चाहते हैं और तो इसके लिए 20 नवंबर तक आपको रोपाई कर देना है। तो 2.5 डिसमिल ज़मीन में जो है आपको 100 पौधा लगेगा और उसमें लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रहेगा, पौधा से पौधा की दूरी 1 मीटर रहेगा। और जब 100 पौधा आप 2.5 डिसमिल ज़मीन में लगाएंगे तो उसमें जो है 85 पौधा जो है मादा रहेगा और 15 पौधा नर रहेगा। नर को जो आप लगाएंगे तो किसी लाइन में शुरू में लगाएंगे, प्रारंभ में लगाएंगे, किसी का अंत में लगाएंगे, किसी का बीच में लगाएंगे, जहाँ तहाँ लगाएंगे, जिससे कि नर का पराग जो है मादा के फूल पर जब उड़े तो सब जगह समान रूप से प्रभाव पड़े। किसान अभी से लेकर फरवरी महीने तक पालक साग लगा सकते हैं। इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, देसी या पूसा माधवी नामक उन्नत प्रभेदों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। पालक साग की खेती के लिए दोमट मिट्टी वाले खेतों का चयन करें और छोटी छोटी क्यारी बनाकर पंक्तियों में फसल लगाएं। पौधों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पालक साग से बेहतर उपज लेने के लिए पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, देसी या पूसा माधवी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान मक्के का दाना निकालने के लिए कृषि उपकरण हैंडमेड सेलर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें माइल्ड स्टील की 4 टेपर ब्लेड लगी होती है। भुट्टे को सेलर के अंदर घुसाकर जब आगे पीछे मोड़ा जाता है तब ब्लेड की मदद से दाना बाहर निकलने लगता है। अब बारी है एक सफल किसान से मुलाकात की, तो आइए हम चलते हैं किसान के गांव। सफल किसानों की श्रेणी में आज हमारे साथ एक ऐसे तजुर्बेकार किसान जुड़े हैं जिनकी कामयाबी का राज है खेती बाड़ी के संबंध में उनका व्यक्तिगत अनुभव। ये अपने अनुभव के आधार पर कृषि कार्यों की योजना बनाते हैं और उसका सफल क्रियान्वयन भी करते हैं। और हम लोग यही खेती बाड़ी करते हैं। अभी खीरा लगाए हुए हैं और यही सब मिर्चा उर्चा बीन उन लगाते हैं। और हाँ, गर्मी का फसल में अच्छा ही इसका फ़ायदा हम लोग को मिल जाता है खीरा का। और कुछ खेती बाड़ी भी करते हैं, फिर दुकान भी देखते हैं, दोनों में मेंटेनेंस कर लेते हैं। 2-2.5-3 घंटा इधर खेती तरफ ध्यान देते हैं, फिर दुकान में रहते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2150 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 2650 रुपए से 5250 रुपए, गेहूं 1400 रुपए से 2150 रुपए, चना 3800 रुपए से 4400 रुपए, दाल अरहर 5800 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 4700 रुपए से 5600 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9300 रुपए, चीनी 3325 रुपए से 3425 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 4000 रुपए से लेकर 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में हम रबी दलहनी फसलों के विषय में बातचीत करेंगे। मुख्य 2 बिंदुओं पर हमारी बातचीत होगी। पहला, रबी दलहनी फसलों के लिए आप खेत की तैयारी कैसे करें और साथ ही साथ उन्नत प्रभेदों का चुनाव कैसे करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर महतो, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, यानी कि रबी दलहनी फसलों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो हमारे विशेषज्ञ से आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 22 82 607। तो आप हमारे साथ जुड़िए। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे विशेषज्ञ से आप सीधे पूछ सकते हैं।
इससे पहले कि डॉक्टर साहब कोई किसान भाई हमसे जुड़े, हम किसान भाइयों की तरफ से ये जानना चाहें कि धान यहाँ की मुख्य फसल है और धान की खेती के बाद बहुत सारे खेत खाली रह जाते हैं। ऐसे में किसान भाई किस तरह से उस खेत का उपयोग दलहनी फसलों के लिए करें? देखिए, ऐसा है, धान की फसल लगभग झारखंड में सभी खेतों में लगती हैं, लेकिन जब ये रबी के मौसम की बात आती है तो अधिकतर भूमि खाली रह जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे सबसे मुख्य कारण है सिंचाई की कमी, जिसके चलते किसान भाई खेत को खाली छोड़ देते हैं। क्योंकि झारखंड में समुचित सिंचाई प्रबंधन विकास नहीं हुआ है, अतः इस मौसम में, रबी के मौसम में इन फसलों के लिए आवश्यक पानी का अभाव हो जाता है, जिसके चलते किसान भाई खेतों को खाली छोड़ देते हैं। लेकिन इसको हम लोग एक चुनौती के रूप में लेते हैं कि जो खेत लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि खाली रह जाती है धान के उपरांत, तो उस खेतों में कैसे अधिक से अधिक फसल का उत्पादन हो रबी के मौसम में, जिससे कि किसान अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके, इसके अलावा उत्पादन भी बढ़े। तो इसके लिए मुख्यतः दलहनी फसल आते हैं, चना, मटर, मसूर। इसके अलावा एक खेसारी भी किसान भाई लेते हैं बहुत जगहों में, और राजमा भी लेते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम यहाँ आपको रोकेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। क्या प्रश्न है आपका? सुनाई नहीं दे रहा जी, आप अपना प्रश्न बोलें। सुनाई नहीं दे रहा जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। क्या प्रश्न है, आप पूछिए। हेलो लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो इस वक्त लगाए जा सकते हैं। तो जब फसलों की बात चली है तो जो किसान भाई इस वक्त लगाएंगे तो भूमि का चुनाव किस तरह से करें, किस तरह की भूमि में इन फसलों को लगाएं? जैसा कि मैंने बताया, जो रबी के मौसम है इसमें मुख्य दलहनी फसल चना, मटर, मसूर, खेसारी, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में राजमा की भी खेती किसान भाई कर सकते हैं। फिर एक बार हम आपको रोकना चाहेंगे, एक किसान भाई और हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हेलो 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 हाँ हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आप अपना प्रश्न बोलें, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। क्या प्रश्न है, आप बताएं। लगता है एक बार फिर उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया। जी। तो हम बात कर रहे थे कि भूमि का चुनाव कैसे करें। इसमें से जो चना और मटर होती है वो लगभग एक ही तरह की ज़मीन में होती है, जो कि मध्यम और निचली ज़मीन होती है, जो कि धान कटने के बाद खाली रह जाती है। तो इन ज़मीनों में किसान भाई मटर और चना सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके अलावा रही बात मसूर के लिए और खेसारी के लिए, तो इसके लिए सबसे उत्तम ज़मीन होता है ऊपरी टाँड़ वाली ज़मीन, जिसमें कि जल जमाव न हो और जिसमें थोड़ा बहुत सिंचाई की सुविधा हो। और इसके बाद आती है राजमा की, तो ये भी लगभग निचली से लेकर मध्यम ज़मीन तक में इसकी खेती सफलतापूर्वक किसान भाई कर सकते हैं। और इसके बाद आती है भूमि का चुनाव तो हो गया। उसके बाद उसमें तैयारी के लिए किसान भाई खेतों में अपने देसी हल से 2-3 बार जुताई कर लें और अंतिम समय में एक बार पाटा जरूर हम बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। हेलो हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका जी नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। हम चना के बारे में पूछ रहे हैं। जी पूछिए। पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा चना लगावे कि जो उससे ज्यादा हमको फायदा हो। ये चना की किस्म के बारे जानना चाहते हैं। जी किसान भाई, ऐसा है, चना जो होती है झारखंड में उसमें से मुख्यतः 2-3 जो किस्में हैं वह बहुत अधिक प्रचलित है और अधिक उपज देने वाली है, जिसमें से एक है पंथ जी 114,
उसके बाद KWR 108 और KPG 49। ये 3 जो किस्में होती हैं चना की अच्छी उपज देती है और ये प्रयोगों से देखा गया है कि इनकी खेती झारखंड के भूमि के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें जो लगाने की विधि या फिर जो इसकी उपज क्षमता है इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता दूं। इसमें उपज क्षमता लगभग 15 से 20 क्विंटल आप प्रति हेक्टेयर आप इसमें उपज ले सकते हैं और ये किस्में रोगरोधी भी होती हैं जिसमें कि रोग और कीड़े मकोड़े का कम ही प्रकोप होता है। तो किसान भाई इन किस्मों को लगा सकते हैं। बिल्कुल, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक और किसान भाई हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं? डाल्टनगंज से नवीन से। जी, क्या प्रश्न है आपका? जैसा चना का पौधा में कीड़ा जो अधिकतर नीचे में लग जाता है उसका क्या उपाय है? जी, चना में कीड़े जब फली लगने लगते हैं उस समय सबसे ज़्यादा आक्रमण होता है कीड़ों का। तो इसके अलावा जब आप खेतों में चना लगाते हैं उसमें जड़ों से दीमक का भी प्रकोप रहता है झारखंड की भूमि में। तो दीमक को से बचने के लिए आप जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय क्लोरपाइरिफॉस नामक एक दवाई आती है जो कि 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि के अंतिम जुताई या अंतिम तैयारी के समय ज़मीन में अच्छी तरह से मिला दें। इससे दीमक आपके खेतों में कम लगेंगे। इसके अलावा जो आपने बताया भुआ पिल्लू का भी प्रकोप चना में देखा गया है। इसके लिए आप एक नुभान नामक दवाई आती है उसको उपयोग कर सकते हैं। इसको 2 से 3 बार छिड़काव करने से इसमें रोकथाम आ जाती है। और इसके अलावा एक मोनोक्रोटोफॉस भी आती है जो कि 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से 800 लीटर पानी में उसको आप प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। बिल्कुल, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक और किसान भाई हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। जी, कौन बोल रही हैं? हमको पूछना चाहे कि हम कौन सा चना लगाएं जिसमें कौन सा ये यूज करें, मतलब कि कौन सा दवा यूज करें जिससे उसका उपज बढ़े। अच्छा जी, हेलो हाँ, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया है। तो चना की अधिक उपज के लिए 2-3 बातों का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले है कि उचित किस्मों का चुनाव जो कि अधिक उपज देने वाली हो। जैसे कि मैंने अभी बताया KPG 49 और KWR 108 ये लिख लें। अगर ये चना लगाते हैं तो हम समझते हैं कि आपको अधिक उपज मिलेगी। इसके अलावा आपने बताया था कि कौन सा दवाई प्रयोग करें कि चना का अधिक उपज हो। तो ऐसा है, चना का जो उपज निर्भर करता है वो बहुत सारे रोगों और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके आक्रमण से उसकी उपज क्षमता घट जाती है। बिल्कुल, इसके लिए बीजोपचार ज़्यादा जरूरी है। जी 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 जी। इसके लिए आप बीजोपचार भी कर सकते हैं जिसमें कि सबसे पहले कोई फफूंदनाशक दवाई ले लें, उसके बाद राइजोबियम कल्चर डालें और उसके बाद कोई जो कीटनाशक दवाई है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इन दवाइयों से बीजोपचार करने से आपकी उपज क्षमता बढ़ जाएगी। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका? जी, मैं संतोष काका बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बेड़ो से। जी, क्या प्रश्न है आपका? जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि चना खेती कितना दिन तक लगा सकते हैं? चना की खेती कितने दिनों तक लगा सकते हैं? किसान जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चना की कब तक लगा सकते हैं? अभी जो सामान्य किस्में हैं, आगात किस्में जिसको बोलते हैं, उसके लिए 20 नवंबर तक आप इस किस्म को लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो पिछात किस्में होती हैं उसको आप 15 दिसंबर तक लगा सकते हैं। तो हम एक बार फिर चाहें कि जो आगात किस्में हैं उनके बारे आप उस किसान भाई को बता दें जो इस वक्त लगाएं। आगात किस्मों में जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया KWR 108
और KPG 49। इसके अलावा पंत जी 114 ये किस्में भी किसान भाई इस समय अपने खेतों में लगा सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए क्या सावधानी अपनानी चाहिए किसान जी, भाइयों को इस वक्त? खेत की तैयारी में 2 बार देसी हल से अच्छी तरह जुताई कर लें, उसके बाद एक पाटा चला दें। अंतिम पाटा चलाते समय या अंतिम जुताई तैयारी के समय किसान भाई उसमें क्लोरपाइरिफॉस जैसा कि मैंने बताया 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की डॉक्टर साहब, दर हम से। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, एक और किसान भाई हमारे साथ जी, जुड़े जी। हुए हैं। हेलो हेलो, जी नमस्कार। हाँ हम रनिया के रहने वाले हैं लेकिन रांची से बोल रहे हैं। जी जी जी। ये मेरा पहाड़ी इलाका पड़ता है रनिया क्षेत्र। तो उसमें मसूर अभी धान का कटाई हो गया है, तो उसमें मसूर बुन दिए हैं, हल्का हल्का मतलब है कि जन्म भी गया है। तो उसका हम देखभाल या फिर दवा का मतलब क्या यूज करें कि या तो उससे अच्छा उपज हो, वो हम जानकारी लेना चाहते थे। बिल्कुल जी, ऐसा है, आप मसूर लगा चुके हैं अभी कुछ दिन हुआ है, तो इसके लिए आप लगाने के अगर 20-25 दिन बाद होते हैं तो उसमें एक निकाई और गुड़ाई अवश्य कर दें। इससे आपके जो ज़मीन है वो भुरभुरी हो जाएगी और वायुमंडलीय हवा जो है उसकी जड़ों तक आवाजाही बनी रहेगी और इससे पौधों का अच्छी तरह से विकास होगा। इसके अलावा आप उसमें आप खरपतवार भी निकाल दें इसी दौरान, ये हाथ से निकाल सकते हैं। इसके बाद आप 40 से लेकर 45 दिन की जब फसल हो जाए उस समय एक निकाई गुड़ाई और कर दें। इससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी और उपज अधिक होने की संभावना है। बिल्कुल। खेत की तैयारी के बारे में जब हम बात करें तो आपने किसी दवा का जिक्र किया था। ये क्लोरपाइरिफॉस नामक दवाई है जो कि दीमक को बचाता है इसमें। और इसी दौरान जो भी उर्वरक लगती हैं इसमें दलहनी फसलों में, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, इसको खेतों में 20, 40 और 20 के अनुपात में अच्छी तरह खेतों में मिला दें और उसमें फिर क्यारियों में फसलों को लगाएं, बीजों को लगाएं ताकि इसकी उपज अधिक हो। जब हम बात करते हैं दलहनी फसलों की तो और भी बहुत सारे फसल होंगे जो हम लगा सकते हैं, तो उनके प्रभेदों के बारे में, क्योंकि चना के बारे तो हमने बहुत बातचीत की, दूसरे फसल जो हैं उनके प्रभेदों के बारे में आप हमारे किसान जैसे कि अभी कुछ देर पहले किसान बताया था वो मसूर उन्होंने लगाया है। इसके जो किसान अभी तक मसूर नहीं लगा पाए हैं उनके लिए मैं कुछ प्रभेदों का अनुशंसा करूँगा जो कि झारखंड की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। इसमें से PL 406 और PL 639 और इसके अलावा KWR 218, ये तीनों जो किस्में हैं ये बहुत ही उन्नत किस्में हैं इसमें, और किसान भाई इसको लगा सकते हैं। जब कोई भी फसल हम लगा रहे हैं, कोई भी दलहनी फसलों की बात होती है, उर्वरकों की जो मात्रा होती है जो आपने बताया, तो क्या वो शुरू में ही डाल दें खेत में या उसका कुछ विभाजन करके बाद में? हाँ, ये दलहनी फसलों में शुरू में डालने की आवश्यकता पड़ती है खेत की तैयारी के समय ही, क्योंकि ये दलहनी फसल है और इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होता है उसको पौधे अपने जड़ों में ले लेते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। तो हम नाइट्रोजन का आपूर्ति यूरिया के रूप में खेतों में करते हैं, तो यूरिया इसमें कम लगती है। तो यूरिया हम लोग लगभग जो नाइट्रोजन के रूप में है 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में देते हैं। इसके अलावा फास्फोरस होता है जो कि 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं, और पोटास की मात्रा भी देनी चाहिए। इसके अलावा दलहनी फसलों में चूँकि इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है इनके बीजों में, तो इसमें हम लोग सल्फर 20 किलो भी देने की अनुशंसा करते हैं। राइजोबियम कल्चर की हम बात करते हैं जब दलहनी फसलों की बात आती है, कितना महत्वपूर्ण है राइजोबियम कल्चर? राइजोबियम असल में इसको जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको अधिक से अधिक उपयोग अपने जड़ों में करने के लिए सहायता पहुंचाती है। तो ये राइजोबियम का प्रयोग करने से 2-3 फायदे हैं। एक तो फसल की उत्पादकता बढ़ जाती है, जो इसमें लगभग 15 से लेकर 20% तक इसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। इसके अलावा हम जो यूरिया रासायनिक खाद देते हैं नाइट्रोजन के लिए यूरिया के रूप में, इसकी भी मात्रा हम सीमित कर सकते हैं राइजोबियम के उपयोग से। बिल्कुल। एक किसान भाई हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हेलो 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 हेलो
लगता है हमारे साथ उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो, 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 हेलो जी नमस्कार। हेलो, हेलो जी नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? क्या प्रश्न है आपका? ना बोलो, फोन पर लग रही है, हम बता देंगे। क्या प्रश्न है आपका? हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, उर्वरकों की बात तो हो गई, कई बार बीजोपचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसान भाई बीजोपचार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जैसा कि आपने शुरू में बताया, तो बीजोपचार कैसे करें, इस संक्षिप्त जानकारी अगर किसान भाइयों को हो जाएगी। बीजोपचार के लिए सबसे पहले जो बायो फर्टिलाइजर जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम होता है, उसकी दलहनी फसलों के लिए अलग अलग पैकेट आते हैं। तो ये पैकेट बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से आसानी से अपने फसल के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राइजोबियम के जो बीजोपचार करते हैं, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, किसान भाई हमारे साथ फोन पर बने हुए हैं। हेलो, हेलो जी नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जी हाँ नमस्कार, हम चना के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी, इसमें चना जो हम लोग बुनते हैं तो क्या खाद बीज डाल सकते हैं? और आप लोग कृपया एकड़ में ही बताएंगे, हेक्टेयर में हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है जी। मैंने आप एकड़ में ही बताएं कि 1 एकड़ में हमको क्या लगाना चाहिए या कितना खाद बीज डालेंगे मध्यम किस्म का जमीन में? जी, ऐसा है किसान भाई, आप चना लगाने के लिए इच्छुक हैं तो चना लगाने के लिए हम आपको बताना, जैसे कि मैंने किस्मों के बारे में बता दिया, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ। KPG 49 और KWR 108, ये वैरायटी आप किस्म लगाएं अपने खेतों में। और इसके लिए अपने अनुरोध किया है कि इनको आप अपने खाद की मात्रा और बीजों की मात्रा एकड़ में बताएं। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले कि बीज इसमें लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से आप खेतों में लगाएं। और इसके बाद आप उसमें खाद की मात्रा डालें। खाद आप लगाते समय ही डालें उसमें खेतों में, जिसमें यूरिया, मुख्यतः यूरिया आएगा, SSP आएगा जो कि सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप DAP भी लगा सकते हैं और पोटास भी दें, इससे आपकी उपज अच्छी तरह से हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या अरहर और मूंगफली की खेती साथ साथ हो सकती है? अरहर की और मूंगफली की खेती तो इस मौसम में नहीं होती है, लेकिन आप इनकी अंतः खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि अरहर जो फसल होती है वो 6 से लेकर 7 महीनों की फसल है। तो इस दौरान अरहर के बीच की जो ज़मीन बची रहती हैं, क्यारियाँ बची रहती हैं, उसमें आप मूंगफली खरीफ के मौसम में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और इस वक्त अगर मान लीजिए कि किसी तरह की सिंचाई की ज़रूरत होगी तो ऐसे में किसान भाई क्या करें? सिंचाई इसमें बहुत ही आवश्यक होती है। और सिंचाई के अलावा इसमें 2-3 सिंचाई इसमें 2 दें, जिसमें एक तो बुआई के 10 दिन बाद और उसके अलावा एक फलियां होते समय और इसके बाद एक फलियां भरते समय। ये 3 सिंचाई बहुत ही आवश्यक है दलहनी फसलों में। किसान भाइयों के लिए संक्षिप्त में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो खेत रबी के मौसम में धान कटने के बाद खाली रह जाते हैं उसका उपयोग अधिक से अधिक करें, जिससे कि दलहनी फसलों के लिए करें, जिससे कि उनकी जो दलहनी की आवश्यकता है वो पूरी हो जाए और अपने खेतों से ही पूरी हो जाए। बिल्कुल। किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि दलहनी फसलों की खेती आप कर सकते हैं धान की कटने के बाद, और इसके लिए बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी। किसान भाइयों, आपके पास कोई सुझाव हो, कोई जानकारी हो, कोई राय हो, कोई टिप्पणी हो तो आप हमें अवश्य लिखकर भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001।
तो किसान भाई, हम आपके पत्रों का इंतज़ार करेंगे, आप हमें अवश्य पत्र लिखें। आपने हमारा कार्यक्रम देखा, इतनी सारी जानकारियाँ ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।